सबसे पहले हम एम्पलीफायर की बात कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीफायर कि एम्पलीफायर क्या होते हैं। एम्पलीफायर का काम होता है किसी भी सिग्नल की इंटेंसिटी बढ़ा देना, टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ एनी सिग्नल। अब हम जो भी बात करते हैं ना, वो हमारी जो बात की जाती है वो एक तरह का सिग्नल होता है। हम अगर कोई सॉन्ग सुन रहे हैं या कोई फोन पे बात कर रहे हैं, हम जो भेज रहे हैं वो इनपुट सिग्नल है, हमें जो मिलता है आउटपुट सिग्नल है। आप बच्चे स्कूल की स्टेज पे खड़े होकर प्रेयर बोलते हो इन फ्रंट ऑफ द माइक। आप बोलते आहिस्ता से हो, नॉर्मल वॉइस में, बट आपकी आवाज पूरे ग्राउंड के दूसरे लास्ट एंड तक जाती है। कैसे होती है? वो आपकी जो आवाज थी विच इज ए काइंड ऑफ इनपुट सिग्नल, उसका जो आउटपुट है वो काफी एम्पलीफाइड होके मिलता है, ज्यादा इंटेंसिटी वाला मिलता है। वो होता है हमारा एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जिसमें क्या होता है, वीक जो हमारा इनपुट सिग्नल होता है, इट चेंजेस इनटू क्या स्ट्रॉन्ग या ऐसा सिग्नल जिसका लार्ज एम्पलीट्यूड सिग्नल हो जाता है। लार्ज एम्पलीट्यूड सिग्नल, ये एम्पलीफायर का काम होता है। कि अगर मैं ग्राफ को बना के दिखाऊं, कुछ बच्चे ऐड हो रहे हैं, वेट, हाँ, ओके, हाँ, मैं बात कर रहा था, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करके बताऊं तो कैसा ग्राफ हो सकता है कि जैसे एक ये एक्सिस है, लाइक दिस, ऐसा, ठीक है, मान लो ऐसे भी रफ सब बना रहे हैं। दूसरा ये, ठीक है, ऐसा है। वीक क्या होता है सिग्नल, ये वीक सिग्नल है। ऐसे रिजल्ट क्या मिलता है हमें कि एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है, ऐसा रिजल्ट। एम्पलीट्यूड विल बी हाई एज कंपेयर टू द इनपुट। इसको हम कहते हैं, इस साउंड की एम्पलीफिकेशन हो गई है। एम्पलीफायर इज ए डिवाइस, एम्पलीफिकेशन इज ए फिनोमिना इन विच वीक इनपुट सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड स्मॉल होता है उसका एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाता है, उसे कहते हैं एम्पलीफिकेशन होना। और वो एम्पलीफिकेशन एम्पलीफायर ही करता है। एम्पलीफायर को बनाया जाता है यूजिंग द ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से एम्पलीफायर को बनाया जाता है। ये था हमारा इनपुट सिग्नल, इनपुट, ये हमारा आउटपुट सिग्नल। सो एम्पलीफायर कैन बी बिल्ड बाय द ट्रांजिस्टर्स। अगेन, कैसा ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर के 3 मोड्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। एक, या तो हम ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर सकते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते सकते हैं, या कॉमन कलेक्टर। तीनों में हम यूज कर सकते हैं। तीनों में रिजल्ट आते हैं, अलग अलग टाइप के आते हैं, बट आते जरूर है। हम जिसको पढ़ेंगे मेनली वो होगा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। मतलब वो एमिटर जो होगा इट विल बी दी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ये हमने पढ़ना है। इट मींस जो ये एम्पलीफायर होगा कॉमन एमिटर वाला, एमिटर विल बी कॉमन टू दी बोथ इनपुट एंड द आउटपुट रीजन। तो चलिए इसके बारे में शुरुआत करते हैं एंड लेट अस स्टार्ट। मुझे स्क्रीन दिखा देने तो पहले आपको शेयर कर लेने दो। अब देखो, ट्रांजिस्टर में ये तो पता लग गया कि ये हमारा एमिटर कॉमन होगा, बट ट्रांजिस्टर कौन सा यूज होना है, पीएनपी या एनपीएन, वो हमारी मर्जी है। दिस इज आवर चॉइस, टोटली आवर चॉइस कि हम कैसा यूज करना चाहते हैं। तो लेट अस से मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा एनपीएन, बाकी फंक्शन, काम करने का तरीका सेम होगा, कुछ फर्क नहीं आएगा। So we are going to discuss NPN transistor as a common emitter amplifier. I hope आपको डायग्राम, सर्किट डायग्राम दिख गई होगी। पहले मैं उसको बॉक्स में रखता हूँ और उसी की डिस्कशन पहले की जाएगी। इसको हम डिस्कस करेंगे, इस सर्किट को पहले, ग्राफ वगैरह भूल जाओ, ओनली दिस सर्किट। अब ये NPN ट्रांजिस्टर है।
कैसे पता लगता है एनपीएन ट्रांजिस्टर है? तो अगर आप सिर्फ इतने हिस्से को देखोगे जो सर्कल के अंदर है, यहाँ पे एक बेस है और एक एमीटर है, एक कलेक्टर है। एमीटर और कलेक्टर दिखते एक जैसे हैं, फिर कैसे पता लगता है कि एमीटर कौन है, कलेक्टर कौन है? एमीटर के ऊपर हमेशा एरो होता है, सो यू कैन सी देयर इज एन एरो। एमीटर पर हमेशा एक एरो होता है। अब ये एरो की डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग पता लगती है? वो टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर से। जैसे कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो P इज ए बेस, सो P पॉजिटिव से N की ओर हमारा करंट फ्लो होता है, इसलिए इस तरफ एरो ये ड्रॉ किया गया। ठीक है, सो ये तो हमारा हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसमें हमारा कलेक्टर ये है ऊपर, एमीटर ये जहां पे एरो है और बेस जहां पर P है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब लगाने का तरीका, सर्किट डायग्राम बनाने का तरीका क्या है? तो मैंने बताया था हमेशा आपको, बेस और एमीटर जो होगा वो इनपुट रीजन होता है। बेस एमीटर इज ए इनपुट रीजन, कलेक्टर के पास आउटपुट आती है। तो जो इतना रीजन है मेरा, ये वाला, इसको मैंने बनाना है, ये जिसको मैंने बॉक्स में रखा है, इतने रीजन को, ये बस ये, इसको मैंने बनाना है इनपुट रीजन। और इनपुट रीजन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, क्योंकि उसने करंट की शुरुआत करनी है, करंट को फ्लो करवाना है। तो कैसे पता लगता है? तो आप देख सकते हो, बेस इज ए पी को जोड़ा गया है बैटरी के, यू कैन सी हियर ए बैटरी, इस बैटरी के पॉजिटिव से। डायग्राम, सो बेस इज ए पी टाइप, उसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा गया, यू कैन सी हियर पी टाइप पॉजिटिव। इट मींस कि ये फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस का होने का मतलब क्या है कि अब इसमें रेजिस्टेंस स्मॉल हो जाएगी, इजीली करंट फ्लो होगा। वेयर एज अगर हम कलेक्टर की बात करें, कलेक्टर है हमारा एन टाइप, एन टाइप है, इसको जोड़ा गया है बैटरी, यहां पे देखो ये बैटरी आई है, बैटरी का नाम ECE है, EMF मिलती है वहां से, इसको जोड़ा गया है बैटरी के पॉजिटिव से। एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा, इट मींस अब ये आउटपुट रीजन जो है ये रिवर्स बायस हो गया। ये हमारी मेन चीज है, बेसिक चीज है जो पता होनी चाहिए। इनपुट ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, आउटपुट ऑलवेज रिवर्स बायस। ओके, अब क्या किया जाता है? हम जब बोलते हैं, हमारा बोलना एक सिग्नल है, बट हमारा जो बोलना वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं है। ये जो डिवाइसेस हैं सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं। तो हमारा बोलना माइक के अंदर कैसे जाता है? तो उसके लिए अंदर डिवाइसेस होते हैं, वो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे उसकी। तो वो जो होते हैं वो हमारे सिग्नल को, विच इज ए साउंड एक तरह की, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करते हैं। बट वो अब हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक वीक सिग्नल है कि ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है उसकी, इसलिए उसकी इनपुट स्मॉल होती है। तो वो हमारा बनता है इनपुट सिग्नल। दिस इज ए इनपुट सिग्नल, आप देख सकते हो यहाँ पे उसका ग्राफ, छोटा सा ग्राफ आपको देख क्या होगा, यहाँ पे इनपुट सिग्नल है। तो ये जो आपको होल दिख रहा है, होल, ये ऐसे दो स्पेस है, ये हमारी इनपुट सिग्नल की सिंबल मान सकते हो कि यहां से इनपुट जाएगी। बट जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक कोई सिग्नल नहीं जाता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि करंट फ्लो नहीं होगा, करंट तो फ्लो होता रहता है। माइक को हमने वायर के साथ जोड़ के सॉकेट में तो डाला होगा ना, करंट फ्लो होता रहता है। बट जब हम बोलेंगे नहीं, इनपुट सिग्नल नहीं जाएगा वहां पर। तो व्हेन नो इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड, तब तक हमारा कोई आवाज हमें नहीं सुनाई देगी, बट करंट फ्लो होता रहेगा। तो बेस जो है इनपुट है ना, बेस से हमारा करंट बनता है, तैयार होता है। ये इनपुट रीजन है, करंट आया बेस से शुरू होगा, मतलब बेस ऐसा होता है, बेसिकली बोला जाता है बेस से, बट कहने का मतलब कि शुरुआत तो बेसिकली एमीटर ही करता है। अभी मान लो एमीटर ने शुरुआत की, चलो बेस के पास वही 5% आ गया, बाकी 95% कहाँ गया? कलेक्टर के पास। तो कलेक्टर के पास करंट पहुंच गया। इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। देखो किरचॉफ लॉ बोला IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ठीक है, आप डायरेक्शन देख सकते हो, मैंने हमेशा बोला होता है एमीटर की करंट की डायरेक्शन कलेक्टर और बेस के ऑपोजिट होती है। देखो एमीटर बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, कलेक्टर अंदर एंटर हो रहे हैं, वो देखो अंदर की ओर जा रहे हैं, देख सकते हो आप।
तो बाय अप्लाइंग किरचॉफ रूल हमें पता लग जाता है कि जो एमीटर करंट है इज इक्वल टू सम ऑफ द बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। देखो इक्वेशन नंबर 1 बेस प्लस कलेक्टर करंट, ठीक है। अब एम्पलीफायर को समझने के लिए वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये वोल्टेज ड्रॉप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वोल्टेज ड्रॉप का, अगर आपको ये वोल्टेज ड्रॉप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बाकी आप इजिली अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो मेरे पास अगर छोटा स्पीकर है ना, स्पीकर से भी आवाज ज्यादा आती है, एक आपके पास वो डीजे वाला बड़ा स्पीकर है। छोटा स्पीकर मतलब छोटी वायर होगी अंदर, छोटी रेजिस्टेंस, छोटी रेजिस्टेंस मतलब छोटी वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? स्मॉल। बड़ा स्पीकर ज्यादा आवाज आती है ना, लेकिन अंदर जो सिस्टम है बड़ा है, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा। इतना आप समझ सकते हो। तो वोल्टेज ड्रॉप का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे यूज होना है। देखिए आउटपुट रीजन में आपको एक रेजिस्टेंस दिखेगी RL, ये हमारी आउटपुट रेजिस्टेंस है, दिस इज द आउटपुट। हियर हमारी वोल्टेज ड्रॉप होती है। इसको हमने लगाया गया है बैटरी ECE के साथ, E फॉर द सिंबल ऑफ द EMF, CE मतलब कलेक्टर एमीटर के साथ जो जोड़ी गई है। कौन एंटर हो रहा है अब? निहारिका। समझने वाली बात क्या बेटा, अगर सोचो यहां पर ये RL होता ही नहीं तो कलेक्टर रीजन में इस अक्रॉस, इसके अक्रॉस ये जो लाइन है, इधर वोल्टेज क्या होती? इधर वोल्टेज वही होती जो इस बैटरी ने दी होती, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। समझ रहे हो कि अगर मैंने यहाँ पे मान लो वोल्ट मीटर लगा दिया, इधर पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लग गया, ये वोल्ट मीटर है जो इस सर्किट में वोल्ट मीटर पता लगाएगा कि आउटपुट में कितनी वोल्टेज आ रही है। अगर ये RL नहीं होता तो कितनी वोल्टेज आती? क्योंकि पैरेलल में है ना, उतनी ही वोल्टेज आती जितनी ये दे रहा है, जितनी बैटरी दे रही है। कितनी दे रही है? ECE मान लो 10 है तो 10 ही यहाँ पे शो होती। एक आइडियल सिचुएशन ले रहे हैं, आपको वैसे पता है कि वोल्ट मीटर कुछ एनर्जी खुद भी खा लेता है, वो अभी इग्नोर कर सकते हो। अब ये कॉन्सेप्ट यूज करो कि पैरेलल में करंट सेम, वोल्टेज सेम रहती है ना, तो अगर रेजिस्टेंस नहीं लगाई होती यहाँ पर, आउटपुट जहां पे चाहिए नहीं होती, स्पीकर नहीं लगाया होता, तो जितनी वोल्टेज हमने आउटपुट में बैटरी से साथ लगाई होती ECE, उतनी वोल्ट मीटर में शो होती। बट ऐसा नहीं, हमने आउटपुट एक स्पीकर लगा दिया और ये जो इनपुट है ये तो माइक है, आपको पता है, स्पीकर के साथ कुछ रेजिस्टेंस आती है। अब यहाँ पे कुछ नेट रेजिस्टेंस सॉरी नेट वोल्टेज आएगी, क्योंकि वोल्टेज का ड्रॉप होगा। नेट वोल्टेज इज इक्वल टू बाय किरचॉफ लॉ VCE, ये सिंबल है नेट वोल्टेज का, VCE इक्वल टू टोटल वोल्टेज जितनी मिली थी माइनस जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका फॉर्मूला पता है आपको? कलेक्टर करंट जितनी इसमें से करंट फ्लो हो रही है IC इंटू इसकी रेजिस्टेंस RL। ये इक्वेशन आई होप आपको समझ में आई होगी, जो इक्वेशन नंबर 2 है कि यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप होना है अक्रॉस लोड रेजिस्टर RL। तो यहाँ पे जो नेट वोल्टेज बनेगी VCE इक्वल टू जितनी पोटेंशियल अप्लाई की माइनस जितना ड्रॉप आ रहा है। इतना समझ में आ गया तो बता दो, नहीं तो फिर मैं रिपीट कर दूं। यस और नो बोल दो। यस है तो फिर मैं आगे बढ़ू, नो है तो फिर से रिपीट कर दूं। यस सर। यस मतलब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप आना है। इट्स गुड देन। अब देखिए क्या होता है, अभी वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है बट इंपॉर्टेंट चीज क्या, आवाज नहीं आएगी हमें कुछ, क्योंकि हमने अभी तक कुछ बोला ही नहीं है। जब हम बोलते हैं ना, हमारा इनपुट सिग्नल का जो करंट है वो ऑलरेडी जो IB वाला IC इनपुट में करंट फ्लो हो रहा था ना, उसमें एड अप हो जाता है। मान लो पहले जब हमने नहीं बोला, बैटरी तो लगी हुई है, 9 एम्पेयर फ्लो हो रहा है, 9 एम्पेयर, पर जैसे हमने बोला हमारा आवाज का सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होकर इसमें ऐड हो जाता है। वीक है, मान लो 1 इसमें ऐड हो गया, अब क्या हो गया, करंट बढ़ गया, 10 एम्पेयर हो गया इनपुट में। इनपुट में 10 हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि अब आउटपुट में भी ज्यादा जाएगा, क्योंकि हमेशा 95% वहां जाता है। पहले 9 का 95 जा रहा था, अब 10 का 95% वहां पे जाएगा। थोड़ा बेटा वेट, मैं बैटरी लो हो चुकी है, चार्जर लगा दूं।
हाँ जी, सो आई वाज सेइंग कि जैसे ही हम बोलते हैं हमारा इनपुट सिग्नल की वैल्यू करंट में चेंज होकर इनपुट करंट बना देती है ज्यादा, तो आउटपुट भी फिर ज्यादा हो जाएगा। जब आउटपुट ज्यादा होगा तो इक्वेशन की ओर थोड़ा ध्यान दें, ये जो नीचे इक्वेशन है ICRL, ध्यान दीजिए यहाँ पे बेस करंट ज्यादा मतलब इनपुट ज्यादा, तो कलेक्टर करंट जो होगा IC भी ज्यादा हो जाएगा। IC ज्यादा तो IC इंटू RL, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब वैल्यू ज्यादा होगी ये वाली, तो VCE जो नेट वोल्टेज है ये वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। जो चीज माइनस हो रही है ना अब वो बढ़ रहा है, तो नेट वोल्टेज इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। हाँ जी, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हो रहा है क्योंकि करंट बढ़ रहा है, तो IC इंटू RL बढ़ेगा। IC इंटू RL बढ़ेगा तो वोल्टेज, नेट वोल्टेज जो अक्रॉस कलेक्टर एमीटर है वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। हाँ जी, बताइए क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज? अगर किसी में से आप माइनस कर रहे हो, जो माइनस कर रहे हो वो बड़ा हो, हाँ जी शाबाश। ओके, जो भी आंसर होगा वो आपको पता है, ठीक है। तो ये ऐसे क्या हो जाता है, हमारी वोल्टेज जो होती है, जो आउटपुट रीजन में वोल्टेज आती है ना, वो अपनी वैल्यू को वो लेस पॉजिटिव हो जाती है। मतलब अगर हमारी इनपुट का पॉजिटिव साइकिल जा रहा है, इफ द पॉजिटिव साइकिल ऑफ इनपुट इज गोइंग, बट हमारी आउटपुट में अब वोल्टेज लेस होनी है, तो हमारी आउटपुट थोड़ी लेस हो जाती है। लेस मतलब डिक्रीज नहीं, लेस मतलब अब पॉजिटिव कम हो जाएगी। ऐसे हमारी इनपुट की वैल्यू, और देखो ग्राफ चेंज हो रहा है, पहले मान लो इतनी वैल्यू है, तो आउटपुट में वोल्टेज जो होगी वो लेस पॉजिटिव हो जाएगी। फिर और इनपुट की करंट बढ़ी, और लेस पॉजिटिव, फिर और लेस पॉजिटिव, फिर और लेस पॉजिटिव। तो ऐसे करते करते हमारा जो आउटपुट आती है ना, वो उसका फेज चेंज हो चुका होता है कि वो लेस लेस पॉजिटिव होती जाती है। तो नेगेटिव आउटपुट मिलती है बट ज्यादा मिलती है हमें, ऐसे देखो। तो जब एमीटर में याद रखना है, कॉमन एमीटर में एम्पलीफिकेशन जब होती है ज्यादा तो होगी, बट हमारी एम्पलीफिकेशन में जो आउटपुट होगी उसका फेज रिवर्स हो चुका होगा। अबाउट 180 डिग्री का फेज रिवर्स होता है, 180 डिग्री का, क्योंकि इधर से लेके इधर तक फेज 180 का होता है। तो ऐसे ही जब हमारा नेगेटिव साइकिल फ्लो होगा, फिर आउटपुट हमारी मोर पॉजिटिव हो जाएगी। सो दैट्स हाउ हमारा आउटपुट मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट एम्पलीफायर। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, क्योंकि हमें गेन होता है, यहाँ पे गेन मिलता है, फायदा होता है, यहाँ पे इनपुट ज्यादा आती है, करंट ज्यादा आती है, आवाज ज्यादा आती है। तो वो कुछ गेन्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो तो यहाँ पे पहले यही चीज बोल दी गई है जो मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट साइनोसॉइडल सिग्नल, फॉरवर्ड बायस जो होता है वो एमीटर का वो ज्यादा हो जाता है, फॉरवर्ड बायसिंग ज्यादा हो जाएगी। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब कि उधर भी फ्लो हो रहा है, आपका इनपुट का भी पॉजिटिव साइकिल फ्लो हो रहा है, तो ज्यादा फॉरवर्ड बायसिंग मतलब वो रेजिस्टेंस कम और करंट ज्यादा, जिसकी वजह से कलेक्टर करंट भी ज्यादा हो जाता है। कलेक्टर करंट ज्यादा होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा, वोल्टेज हमारी लेस पॉजिटिव हो जाएगी। सेम केस होगी नेगेटिव हाफ साइकिल में, बट वो नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। सो इनपुट और आउटपुट का फेज रिवर्सल हो जाता है यहाँ पर। ओके, बस यही है आपका कॉमन एमीटर। वो चाहे पीएनपी की बात कर सकते हो या आप एनपीएन की, सेम चीज दोनों में होती है, ठीक है। अब वो गेन्स क्या क्या आते हैं वो डेफिनेशंस आपको हम बता देते हैं। डेफिनेशन पहले आती है
एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए, जिसको हम करंट गेन भी कहते हैं। डीसी करंट गेन क्या होता है, ये रेशियो होती है टू दी कलेक्टर करंट टू दी बेस करंट। और जो बीटा है ना, बीटा, ये एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। सो इट इज द रेशियो ऑफ डीसी करंट, जो बीटा फैक्टर है, जो इट इज द रेशियो ऑफ कितना कलेक्टर करंट आ रहा है डिवाइडेड बाय कितना बेस करंट हमने दिया। डेफिनेशन है, कोई मुश्किल बात नहीं है। दूसरा आता है एसी करंट गेन। अगर हमारा एसी अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी। फिर स्मॉल चेंज इन अल्टरनेटिंग करंट टू द स्मॉल चेंज इन बेस करंट, सो ऑन। ऐसे ही वोल्टेज गेन है, ये आपको सिर्फ डेफिनेशन याद यहां से कर लेनी है। बाकी आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम मोर हियर। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इट इज द ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। अब ऑसिलेटर क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से। ऑसिलेटर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, एलसी ऑसिलेशंस आपको याद होगा। एलसी ऑसिलेशन को टैंक सर्किट भी बोला जाता है। और ये सर्किट क्या करता है, ये सर्किट एनर्जी चेंजेस करता रहता है, चार्ज को ऑसिलेट करवाता है, कभी कैपेसिटर से इंडक्टर की ओर, कभी इंडक्टर से कैपेसिटर की ओर। ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट में देखा था। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, इतना हिस्सा हमने डिस्कस किया था, इसमें इतना हिस्सा ऑन दिस वे। यहाँ पे एनर्जी चेंज होती है बस, कैपेसिटर से इंडक्टर में, इंडक्टर से कैपेसिटर में, कैपेसिटर से इंडक्टर में, ऐसा। और जब चार्ज ऑसिलेट होता है ना, चार्ज ऑसिलेट होने पे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। बट ओनली लॉस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब निकलती है ना, उनमें लगातार एनर्जी का लॉस होता रहता है। जब एनर्जी का लॉस होता है, इससे क्या होता है कि हमारी आउटपुट वो डिक्रीज होती रहती है, आउटपुट गोज ऑन डिक्रीजिंग। उस आउटपुट को डिक्रीज होने से बचाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं फीडबैक नेटवर्क। अब फीडबैक नेटवर्क देखिए क्या होता है, पहले इसका सेटअप समझ लीजिए। ये हमारा एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर ने क्या करना है, आउटपुट देनी है, ज्यादा आउटपुट। बट हम क्या करते हैं, उस आउटपुट में से ना कुछ हिस्सा वापस उधर भेज देते हैं हमारे इनपुट में। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एलसी ऑसिलेशन में एनर्जी का लॉस होता रहता है। तो अगर पहले मान लो एनर्जी उसने बनाई चार की, वो चार हमारी इनपुट गई, चार्ज ऑसिलेट हो रहे हैं, वो चार्ज में से कुछ एनर्जी लॉस भी तो हो जाएगी। फ्रॉम दैट 4 वैल्यू कुछ एनर्जी लॉस होगी। तो हम क्या करते हैं, जो एम्पलीफाई होकर आउटपुट बाहर मिल रही है ना, उस आउटपुट का हिस्सा वापस इनपुट में भेज देते हैं। कि अगर 4 से वैल्यू 3 हो चुकी है, हमने एक वैल्यू वापस भेज दी, फिर से इनपुट 4 ही है, इनपुट में एनर्जी फिर से सेम रह जाती है। फिर हमें एम्पलीफिकेशन होती है, फिर आउटपुट मिलती है, जो उसमें से फिर थोड़ा सा हिस्सा वापस भेज दिया जाता है। ये प्रोसेस ऐसा चलता रहता है, जिसकी वजह से हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। चलिए इसकी वर्किंग को समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, सर्किट में क्या क्या लगाया गया। ये तो बेसिक सा पहले आपको फंडा समझा दे कि ये फीडबैक नेटवर्क यूज होता है। फीडबैक का मतलब वापस आउटपुट से थोड़ा सा हिस्सा इनपुट में भेज दिया जाता है, फिर वापस एम्पलीफिकेशन होती है, आउटपुट से फिर भेजा जाता है। चलिए पहले सर्किट को समझते हैं कि क्या है ये सर्किट। तो ध्यान से देखिए, जो हमारा ये तो एलसी सर्किट है, यहाँ पे ऑसिलेशन होनी, दिस इज द इनपुट, और इधर हमें आउटपुट मिलनी है यहाँ पर। बट उससे इधर वापस हम अपनी इनपुट भेज देते हैं इस इंडक्टर के जरिए, ये वाले इंडक्टर के जरिए वापस इनपुट आती है। तो सुनिए अब कैसे आती है। शुरुआत में जब हम अपनी इस की को क्लोज रखते हैं ना, दिस की व्हेन इट इज क्लोज्ड, ये की को जब हम क्लोज रखते हैं, क्लोज का मतलब ज्वाइन की गई है, तो करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। की को ऑन किया, देखो करंट फ्लो होता है यहां से ऐसे, इधर भी जाएगा एल डैश के पास, ये जो एल डैश है ना, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिसकी वजह से कलेक्टर करंट में जो इंक्रीज होता है करंट का, जब कलेक्टर करंट में ये जो यहां पर है इसकी वैल्यू,
कलेक्टर करंट में जब इंक्रीज होगा ना तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगी, एल डैश में मैग्नेटिक फ्लक्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो जब एल डैश और नीचे वाला जो इंडक्टर ये दोनों कपल्ड है, ये दोनों आपस में जोड़े गए हैं, बड़े पास होते हैं ये, अगर एल डैश में फ्लक्स इंक्रीज होती है, क्योंकि नीचे वाला जो कॉइल है वो कपल्ड कॉइल है, उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर जाती है, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आता है। ड्यू टू दैट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके अंदर इस एल वाले के अंदर जिसको कैपेसिटर के साथ जोड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें फ्लक्स आ रही है, इसमें हमारी करंट इंड्यूस होती है। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ सपोर्ट्स द फॉरवर्ड बाइजिंग, ये फॉरवर्ड बाइजिंग को सपोर्ट करती है। फॉरवर्ड बाइजिंग का मतलब ये जो हमारा दिस इनपुट सर्किट, ये जो इनपुट सर्किट है जहां पे एमीटर और बेस है, इधर हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है और करंट एमीटर करंट का बढ़ता है, जो विच इन टर्न इट विल इंक्रीज द अगेन कलेक्टर करंट। जब कलेक्टर करंट फिर से इंक्रीज होता है, फिर से उसकी फ्लक्स इंक्रीज होती है, उसके फ्लक्स इंक्रीज होने पे वापस हमारी जो फ्लक्स इंडक्टर में ऐड होती है वो फिर से हमारी ईएमएफ को इंक्रीज करता है। ये प्रोसेस चलता रहता है, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा, दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूस, तब तक जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स जो एल के पास है, एल डैश के पास, इसके पास, वो कांस्टेंट ना हो जाए। जब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाती है तब हमारी जो इधर इंडक्शन होनी बंद हो जाती है, क्योंकि फ्लक्स सेम हो गई, कांस्टेंट हो गई है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, मैं आपको ग्राफ की याद दिला दूं, हमारा जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें करंट बढ़ता है, एक टाइम के बाद सैचुरेशन आ जाती है आउटपुट रीजन में, आपको याद होना चाहिए। जब वो सैचुरेशन आती है तब हमारी इस इंडक्टर में फ्लक्स कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट, तो इसमें फिर चेंज आना बंद हो जाता है। तो ये प्रोसेस में बता रहा था तब तक चलता है जब तक हमारी इंड्यूस एमएफ बननी खत्म ना हो जाए, तो तब खत्म होगी जब फ्लक्स सेम हो जाती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, अब यहाँ पे फ्लो हो रहा था, उसके दौरान क्या होता था, अब ये हमारा कैपेसिटर, जो भी इंड्यूस चार्ज आ रहा था ना, ये कैपेसिटर को चार्ज कर रहा था। दिस कॉइल एल ये कैपेसिटर को चार्ज करती रहती है, चार्ज, क्योंकि इसमें इंड्यूस आ रही है। जब इंडक्शन होनी बंद हो गई, जब इंड्यूस ईएमएफ आनी बंद हो जाती है, नाउ कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग थ्रू एल। अब कैपेसिटर फुल हो चुका है, अब उसमें और नहीं आ रहा ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ आनी बंद हो चुकी है। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है। दिस कॉजेज डिक्रीज इन द एमीटर करंट, क्योंकि डिस्चार्ज होना है, वापस निकलना है चार्ज, जिसकी वजह से एमीटर करंट डिक्रीज होता है। एमीटर करंट डिक्रीज होगा ना तो ये जो हमारा एमीटर के बाद कलेक्टर को करंट मिलना था ये भी डिक्रीज होता है। पहले इंक्रीज हो रहा था, अब डिक्रीज हो रहा है। अब जब डिक्रीज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारी कैपेसिटर वाली साइड इंडक्टर के साथ होगी ना, ये भी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से अगेन ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। बट अब जो होगी ईएमएफ इंड्यूस इस एल कॉइल में, क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज हो रही है, ये ऑपोजिट साइड में होगी। दिस इंड्यूस ईएमएफ अपोजेस द एमीटर करंट, जिसकी वजह से कलेक्टर करंट डिक्रीज होगा और इन दैट जीरो हो जाएगा। जब कलेक्टर करंट जीरो होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कैपेसिटर के साथ लगी होगी, कैपेसिटर के बाद सॉरी ये जो इंडक्टर के साथ होगी ना, ये भी जीरो हो जाएगी। अगेन फिर से वही फिनोमेना स्टार्ट होगा, फिर से चार्जिंग शुरू हो जाएगी, फिर से डिस्चार्जिंग। सो ये प्रोसेस चलता रहता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एंड द कलेक्टर ऑसिलेट्स बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। ऐसा ही चलता रहता है। तो ये है हमारा ट्रांजिस्टर्स एज एन ऑसिलेटर। इसका फायदा क्या है, डैम्पिंग नहीं होती, आउटपुट से मिलती रहती है। इट इज दैट काइंड ऑफ डिवाइस विच डिलीवर्स एसी आउटपुट विदाउट इवन, कुछ कह दो कि विदाउट इवन चेंज इन दिस चेंज इन वैल्यू, कुछ वैल्यू इनपुट की चेंज नहीं होती। सो दिस वाज आवर आउटपुट सर्किट एंड ये पूरी थ्योरी जो मैंने बोली वही यहाँ पे बताई गई है। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन, अदरवाइज टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। तो ये आपको लास्ट में ग्राफ दिखाया गया। डैम्प्ड ऑसिलेशन में लगातार हमारी
ऑसिलेशंस डिक्रीज होती रहती हैं, बट ये अनडैम्प्ड है क्योंकि जो हमारा इनपुट आता है वही फिर से आउटपुट से वापस इनपुट को मिल जाता है, सो कुछ चेंज नहीं होता यहाँ पे, जैसी ऑसिलेशंस है वैसी ही रहती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिस्टर्स, उसके यूजेस एज एन एम्पलीफायर एंड एज ए ऑसिलेटर। अब इस चैप्टर का कुछ लास्ट टॉपिक बचा है गेट्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगी हमारी डिस्कशन, एंड द क्लास इज ओवर नाउ। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ एंड आई विल डिसमिस द क्लास। Okay, then class is over. No doubt, though, I will close the class then.